हेलो स्टूडेंट, कल हम क्लोरोप्लास्ट के रचना के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर झिल्ली नुमा रचनाएं होती है, अर्थात 1 रुपये के सिक्के को एक के ऊपर एक रखने पर एक स्तंभ का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार के हरित लवक के अंदर कई स्तंभ होते हैं। ये स्तंभ आपस में एक संयोजक के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक तरल पदार्थ होते हैं, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। हरे पौधे के जड़ द्वारा जो जल या पानी का अवशोषण किया जाता है, ये अवशोषण एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है परासरण। पत्ती की कोशिकाओं के अंदर वायुमंडल से स्टोमेटा नामक छिद्र से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ती की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करती है, वो एक विशेष क्रिया के माध्यम से होती है, जिसको हम कहते हैं विसरण। विसरण अर्थात डिफ्यूजन। पहले हम ये जान लें कि विसरण की क्रिया क्या होती है। उदाहरण के तौर पर शादी ब्याह में, पार्टी में जब हम लोग जाते हैं तो हम सजने के पश्चात इत्र का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इत्र के शीशी को, ढक्कन को खोलने पर जैसी स्प्रे करते हैं तो उस शीशी के अंदर उपस्थित जो तरल पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और पल भर में आसपास के वातावरण को ये घेर लेते हैं। अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहने वाली या चलने वाली अणुओं को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अर्थात अणुओं की संख्या वायुमंडल में ज्यादा होती है, बशर्ते पत्ती की कोशिका के अंदर से यदि हम तुलना करें तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से स्टोमेटा छिद्र के माध्यम से कम सांद्रता अर्थात कोशिकाओं के अंदर इस प्रकार से कोशिका है, यहाँ कम सांद्रता होती है CO2 की। यहाँ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कार्बन डाइऑक्साइड विसरण विधि के द्वारा गति करता हुआ कोशिका के अंदर पहुंचती है। इसके विपरीत जब हम ये देखें कि जल का भूमिगत जल से जड़ के माध्यम से तने में से होकर के पत्ती की कोशिकाओं में एक विशेष विधि द्वारा पहुंचती है, इस विधि को हम कहते हैं परासरण। परासरण क्रिया के लिए उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, जब किशमिश को रात भर के लिए पानी में डुबो कर रखते हैं, जैसे इस प्रकार से किशमिश को हमने पानी में डुबो कर रखा, सवेरे हम ये देखते हैं कि ये किशमिश जो है आकार में वृद्धि कर जाते हैं, किशमिश का आकार बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि इस पात्र में रखा हुआ जो जल है, पानी है, पानी के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण इसके किशमिश के आकार में
वृद्धि हो जाती है। अब ये जो परासरण की घटना है ये किस प्रकार से होते हैं इसको हम देखें। इस परासरण क्रिया को होने के लिए विशेष, जैसे ये कोशिका है, कोशिका की जो बाहरी भित्ति है या कोशिका झिल्ली है, ये झिल्ली जो है अर्ध पारगम्य होते हैं। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कि कुछ विशेष प्रकार के अणु को ही ये अपने में से अंदर आने को देते हैं, सभी अणुओं को ये अंदर जाने के परमिशन नहीं देते हैं। अर्थात ये, इसको हम ये देखें कि बाहर जो है जल है, इस उदाहरण के आधार पर ये कोशिका है, यहाँ इस किशमिश का उदाहरण हम ले लें, उस कोशिका का थोड़ी देर बाद लेते हैं। किशमिश में जैसे मान लीजिए किशमिश है, इसके आकार में जब हम पानी में डुबोते हैं तो किशमिश के अंदर क्या होती है, शर्करा की सांद्रता अधिक होती है, पानी की सांद्रता कम होता है। तो जब पानी के अणु, देखिए इस किशमिश के अंदर शर्करा की सांद्रता अधिक है, बाहर इसकी सांद्रता कम है, जबकि बाहर पानी के अणु की सांद्रता अधिक है, किशमिश के अंदर इसकी सांद्रता कम है। तो परिभाषा इस प्रकार से होगी, जब पानी के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, कम सांद्रता का मतलब है शक्कर की सांद्रता बाहर कम है, कोशिका के अंदर इसकी सांद्रता अधिक है, तो पानी के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करती है। इस क्रिया को ही हम कहते हैं परासरण। तो इस घटना के माध्यम से भूमिगत जल जड़ तना में से होता हुआ पत्ती की कोशिकाओं में जल जाकर के पहुंचता है। पत्ती की कोशिकाओं में जल पहुंचने के पश्चात जल के अणु का विघटन होता है, टूटता है। जल के अणु टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन गैस पत्ती की निचली सतह पर पाए जाने वाली जो स्टोमेटा नामक छिद्र है, उस छिद्र में से ऑक्सीजन गैस बाहर वायुमंडल में चली जाती है। बचा जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन हरित लवक में उपस्थित एंजाइम प्लस हाइड्रोजन एंजाइम प्लस हरित लवक की ऊर्जा के द्वारा अंत में जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब हम देखें कि प्रकाश संश्लेषण में जो क्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है। शुरू में हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं हैं वो एक सरल समीकरण के द्वारा हमने इसको समझा था कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 12 अणु जल सूर्य प्रकाश तथा पर्णहरिण की उपस्थिति में C6H12O6 6H2O और 6 ऑक्सीजन गैस निर्माण करती है। ये जो समीकरण एक लाइन में हम देखते हैं, ये आगे किस प्रकार से ये समीकरण तैयार होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो क्रियाएं होती है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार से होती है। पहला जो क्रियाएं होती है, इसके लिए सूर्य प्रकाश का होना
नितांत आवश्यक होता है। अर्थात सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया चलती है, इसलिए इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरे प्रकार की जो क्रियाएं होती है, ये क्रियाएं को होने के लिए, संपन्न होने के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं अप्रकाशिक या अंधकार अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में हम पहले जानकारी लेंगे कि ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये इसके लिए सूर्य प्रकाश का होना नितांत आवश्यक होता है। इसमें सबसे पहले कि इस क्रिया में हरित लवक सूर्य प्रकाश को हरित लवक प्राप्त करके हरित लवक जो है उत्तेजित हो जाते हैं। अर्थात ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, ये इसकी खोज सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने इसका सन 1937 में इन्होंने खोज करके निकाला था। इसीलिए इस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इस अभिक्रिया का नाम रखा गया है हिल अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जैसे कि हमने कहा कि हरित लवक सूर्य प्रकाश को की प्राप्ति करने के पश्चात उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होने के पश्चात जल के अणु को ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित कर देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये टूट जाते हैं। ऑक्सीजन गैस रंध्र के माध्यम से वायुमंडल में चली जाती है और बचा जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन का अपचयन की क्रिया होती है। अर्थात ये जो अपचयन की क्रिया है, ये हरित लवक में उपस्थित विशेष प्रकार के एंजाइम, हरित लवक में उपस्थित विशेष प्रकार के एंजाइम, अर्थात इसका नाम है NADP, इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसमें ये NADP, ये विस्थापित जो हाइड्रोजन है, ये आपस में क्रिया करके NADPH का निर्माण करते हैं। NADP क्या है? ये एक प्रकार का एंजाइम है जो हरित लवक में उपस्थित होते हैं। इस क्रिया के साथ साथ हरित लवक में ही उपस्थित दूसरा एंजाइम जिसका नाम है ADP, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है ये जल के साथ आए हुए जो खनिज लवण होते हैं उस खनिज लवण में अकार्बनिक फास्फेट होता है, अर्थात इसको हम संकेत के रूप में आईपी अकार्बनिक फास्फेट के साथ ये क्रिया करके एटीपी, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ये निर्माण करते हैं, एटीपी का निर्माण होता है। ये जो सारी क्रियाएं हैं, चूंकि हिल अभिक्रिया में फास्फेट युक्त यौगिक का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को ये फास्फेट युक्त यौगिक का निर्माण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति से होती है, इसलिए इस क्रिया को हम कहते हैं फोटो फास्फोरिलेशन, फोटो फास्फोरिलेशन। हिल अभिक्रिया को दूसरे नाम से अर्थात फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया के नाम से भी हम जानते हैं। ये सारी जो क्रियाएं हैं ये हरित लवक में उपस्थित जो ये है ग्रेना वाले भाग में क्या होती है, संपन्न होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया का जो विशेषताएं हैं उसको हम बारी बारी से देखें। पहला विशेषताएं पहला हम देखें कि ये जो क्रिया है इस क्रिया के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह प्रकाशीय अभिक्रिया या हीन अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना वाले ग्रेना भाग में संपन्न होती है। तीसरा, इस क्रिया में CO2 का स्थिरीकरण नहीं होता है। CO2 का इसमें स्थिरीकरण नहीं होता है। इस क्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जल के अणु विघटित होकर के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में तैयार करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो दूसरा रासायनिक क्रिया होती है
उस क्रिया को हम कहते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया को अंधकार अभिक्रिया भी कहा जाता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक चक्र के रूप में चलता है। इसकी खोज केल्विन तथा बेंसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा सन 1961 में इस चक्र को समझाया गया, बताया गया। इसके आधार पर इस चक्र को दूसरे नाम से C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। C3 चक्र का मतलब यह होता है कि इस चक्र में जो पहला कार्बनिक उत्पाद बनते हैं, ये उत्पाद 3 कार्बन परमाणु युक्त यौगिक से बनता है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया को केल्विन बेंसन चक्र, केल्विन चक्र या C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। हमने आपको बताया कि C3 चक्र जो है, ये इस चक्र में बनने वाली जो पहला उत्पाद बनता है, ये उत्पाद 3 कार्बन युक्त यौगिक से बनता है, शुरू होता है। इसलिए इस चक्र को C3 चक्र भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले इस चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन की क्रिया होती है। अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन की जो क्रिया है, ये प्रकाशीय अभिक्रिया में बने NADP तथा ATP का अपचयन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर अपचयन की क्रिया के फलस्वरूप अंत में जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। इस चक्र में सबसे पहले इस चक्र में सबसे पहले जो एंजाइम्स है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन की क्रिया शुरू करती है, उस एंजाइम्स का नाम है RUDP। अर्थात इसका नाम है, इस एंजाइम का नाम है रिब्यूलोज डाइफॉस्फेट। रिब्यूलोज डाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके अंत में जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब हम ये देखें कि अप्रकाशीय अभिक्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी है। ये जो क्रियाएं हैं, ये हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। विशेषता में सबसे पहले यह क्रिया, इस प्रक्रिया
को संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस क्रिया को अंधकार अभिक्रिया या अप्रकाशी अभिक्रिया कहा गया है। यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। इसमें इस क्रिया में प्रकाश का, सूर्य प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है। इसमें इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण की क्रिया होती है, अर्थात अंधकार अभिक्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण की क्रिया होती है। स्थिरीकरण क्रिया के फलस्वरूप, स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण क्रिया के फलस्वरूप अंत में जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने देखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है ये दो चरणों में संपन्न होती है। हरित लवक के प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में, और दूसरा अप्रकाशिक या अंधकार अभिक्रिया जो है ये ग्रेना के बीच में उपस्थित संयोजक जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा में ये संपन्न होती है। अब हम ये देखें कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो हमने पहले पढ़ा था कि इसमें 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। 4 कच्चे पदार्थ की सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन 4 कच्चे पदार्थ में से कोई एक कच्चा पदार्थ यदि उसका अभाव हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना नामुमकिन है, असंभव है। सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्तियों में जो हरित लवक होती है, हरित लवक पर्णहरिम की आवश्यकता होती है। इसके संबंध में पर्णहरिम की आवश्यकता, इसके संबंध में हम प्रयोग द्वारा इसको हम पुष्टि कर सकते हैं। इसके लिए हम कांच के ही बने हुए एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में पानी भर देते हैं। बीकर के नीचे एक स्टैंड लगा देते हैं। स्टैंड के नीचे स्प्रिट लैंप से बीकर को ऊष्मा प्रदान करते हैं। बीकर के अंदर एक कांच के ही बने हुए परखनली, इस परखनली में एक तरल पदार्थ अल्कोहल, ये बीकर में उपस्थित पानी
ये स्प्रिट लैंप और ये स्टैंड। इस परखनली के अंदर एक सक्रिय आकार की हरे पत्तियां इस अल्कोहल के अंदर हम डुबो देते हैं। अब इसको स्पिरिट लेंसिस को गर्म करते हैं। गर्म करने से ये जो इस उपकरण को जो बीकर में रखा हुआ पानी है इसको हम कहते हैं जल ऊष्मक। जल ऊष्मक के माध्यम से परखनली में उपस्थित अल्कोहल में डूबा हुआ जो हरे पत्तियां हैं उस पत्ती को हम गर्म करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम स्प्रिट लैंप के ऊपर सीधा परखनली को गर्म क्यों नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण ये है कि अल्कोहल का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। थोड़े ताप मिलने से ही वो वाष्पित हो जाते हैं। तो यदि हम डायरेक्ट स्प्रिट लैंप में गर्म करेंगे तो इस परखनली के अंदर उपस्थित जो अल्कोहल है वो सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। हमारा जो प्रयोग है वो प्रयोग अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम इसको सीधे गर्म ना करके जल ऊष्मक के माध्यम से परखनली को गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया में बीकर में रखा हुआ जो पानी है पानी गर्म होता है। पानी गर्म होने के पश्चात परखनली गर्म होती है। उसके अंदर अल्कोहल जो है वो धीरे धीरे गर्म होते हैं। गर्म करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि यदि ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्राप्त कर रहा है तो कभी कभी परखनली के ऊपर नीले रंग की ज्वाला से ये जलने लगती है, जिससे अल्कोहल की मात्रा में कमी आने लगती है। जैसी ऐसी परिस्थिति आती है तो बीकर से इस परखनली को हम दूर हटा लेते हैं। थोड़ी देर बाद ज्वाला नीले रंग की ज्वाला जो है वो बंद हो जाती है। फिर जल ऊष्मक के ऊपर रख करके इसको हम गर्म करते हैं। जैसे जैसे हम गर्म करते चले जाते हैं पत्तियों में उपस्थित जो हरित लवक है वो अल्कोहल में धीरे धीरे घुलता चला जाता है। पहले हरित लवक का रंग रंगहीन होता है, पानी जैसा होता है। जैसे जैसे ऊष्मा प्राप्त अल्कोहल करती चली जाती है अल्कोहल का रंग धीरे धीरे हरा होने लगते हैं। जब अल्कोहल का रंग हरा हो जाए तब हम क्या करते हैं जल ऊष्मक से इस परखनली को बाहर निकाल देते हैं। दूसरे पात्र में ये हरे रंग युक्त विलयन को अलग कर लेते हैं। फिर से परखनली में अल्कोहल डालते हैं, डाल करके फिर से गर्म करते हैं। ऐसे प्रक्रिया बार बार हम दोहराते हैं जब तक पत्ती में उपस्थित जो हरित लवक है या क्लोरोफिल है सारे क्लोरोफिल पत्ती से अलग ना हो जाए। इसके पश्चात एक ऐसी स्थिति आती है पत्ती में बिल्कुल पर्णहरिम नहीं होता है। अब पत्ते ऐसे दिखने लगते हैं जैसे बरसात के समय सूखे पत्ते पानी पड़ करके सड़ जाते हैं और पत्ता रंगहीन दिखाई देते हैं। कभी कभी पत्ते में जो उसका शिरा विन्यास है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही दृश्य इस पत्ती में होता है। अब इस पत्ती में पर्णहरिम या क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं है। इसको हम एक पेट्री डिश में लेते हैं। पेट्री डिश में पत्ती को रख करके इसमें पानी डालते हैं और पानी में धोते हैं। धोने के पश्चात ये पानी में धोने की प्रक्रिया जो है कई बार हम करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि पत्ती की सतह पर अल्कोहल के अणु शेष ना बच सके। इस प्रकार से पानी से धोने के पश्चात पत्ती को दूसरे पेट्री डिश में रख देते हैं और इसमें 2
या 3 बूंद आयोडीन का विलयन डाल देते हैं। कुछ ही सेकंड के पश्चात हम इस पत्ती में ये देखते हैं कि पत्ती के किनारे किनारे नीले काले रंग के इस प्रकार से धब्बे उत्पन्न होते हैं। जहां जहां नीले या काले रंग के धब्बे उपस्थित होते हैं मतलब वहां कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। इससे ये पता चलता है कि क्लोरोफिल या पर्णहरिण यदि नहीं होता तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना असंभव है। कच्चे पदार्थ की श्रेणी में दूसरा जो पदार्थ होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की आवश्यकता। अर्थात ये जो प्रक्रिया है इसमें एक गमला युक्त पौधा इस पौधे को 24 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रखा जाता है। 24 घंटे के लिए इनको कहाँ रखते हैं? अंधेरे कमरे में। क्यों रखते हैं? अंधेरे कमरे में रखने से इन पौधे के पत्ती में जो स्टार्च उपस्थित है वो स्टार्च करीब करीब श्वसन की क्रिया के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। 24 घंटे के पश्चात इस गमले के पौधे की एक पत्ती को इस प्रकार से एक कांच की बनी हुई बोतल जिसमें एक चौड़े मुंह वाली बोतल जिसमें कार्क होते हैं, कार्क के बीच में कटा हुआ होता है अर्थात कार्क 2 भाग में बटा हुआ होता है। तो उस 2 भाग के बीच पत्ते का आधा पोर्शन रख करके इस कार्क से बोतल के मुंह को बंद कर दिया जाता है। इस क्रिया को करने से पहले बोतल के अंदर एक तरल रासायनिक पदार्थ 40% KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड विलयन लेकर कार्क के माध्यम से पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर प्रवेश कर देते हैं। अब देखिए इस बोतल के अंदर आधा पत्ती जो है, बोतल के अंदर का वायुमंडल और बोतल के बाहर के वायुमंडल में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। बोतल के अंदर KOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड नामक पदार्थ है, बाहर के वायुमंडल में गैसों के मिश्रण में पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन नहीं है। अर्थात पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड बोतल के अंदर लेने से अंदर की वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये KOH सोख लेता है अर्थात बोतल के अंदर CO2 का अभाव हो जाता है। इस पत्ती को, इस गमले को अब 4 घंटे के लिए हम धूप में रख देते हैं। 4 घंटे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और उसमें फिर से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और इस पत्ती को अब बोतल से अलग करके हम फिर से जल ऊष्मक में यही करते हैं। इसके बाद हम इसको पेट्री डिश में बार बार धो करके उसमें अंत में आयोडीन डालने पर हमें अंत में ये प्राप्त होता है कि आधा भाग में पत्ती के बाहरी जो भाग है जो पेड़ से लगे थे इसमें कार्बोहाइड्रेट या नीले
काले रंग के धब्बे बनते हैं, जबकि अंदर के आधा भाग में किसी प्रकार का धब्बे नहीं बनता है। इसका मतलब ये है कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव से यहाँ आधे भाग में कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाया। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना नितांत आवश्यक है। धन्यवाद। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब हम इसकी क्रियाविधि में प्रकाशिक अभिक्रिया को देख रहे थे, उसमें एक शब्द आया था NADP। इसका पूरा नाम लिखते समय जैसे निकोटीनामाइड मेरे द्वारा गलती से एडिनोसिन लिखा गया था, तो एडिनोसिन के स्थान पर एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसको सुधार लेंगे। निकोटीनामाइड एडिनोसिन के स्थान पर एडिनिन हमें लिखना है। प्रकाशिक अभिक्रिया में हमने ये देखा था कि पानी के अणु विघटित होता है, विघटित होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये NADP हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्रिया करके NADPH2 नामक यौगिक का ये निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया में ADP अकार्बनिक फास्फेट के साथ क्रिया करके ATP का निर्माण करते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया में NADPH2 प्लस अंत में ATP का निर्माण होता है। इसके पश्चात अंधकार अभिक्रिया में इसमें हमने ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण होता है, उस अवशोषण RUDP इसको हमने मेरे से गलती से एंजाइम बता दिया था। RUDP जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, ये एंजाइम्स नहीं होता है, केवल ये पदार्थ होते हैं। एंजाइम्स की जगह इसको पदार्थ के रूप में आप संशोधन कर लेंगे। इसके पश्चात क्लोरोफिल की परीक्षण के समय हमने ये देखा था कि परखनली में जो पत्ती हमने लिया था उसमें थोड़ा सा संशोधन हमें ये करना था, ऐसे करना है, मतलब मेरे द्वारा जो गलती हो गई थी कि केवल पत्ती, हरे पत्ती को लिया था। उसके हरे पत्ती की जगह यदि हम पान की पत्ती लें, जिसमें पत्ते में आप देखे होंगे कि उसमें अलग अलग रंगों के धब्बे, कत्था कलर के, पीले कलर के धब्बे होते हैं, साथ साथ हरे रंग भी होते हैं। ऐसे पत्ती को लेकर जब हम अल्कोहल में उसको उबालते हैं तो ये क्लोरोफिल जो है उसमें से अल्कोहल में घुलता चला जाता है। उसको दूसरे पात्र में रख करके फिर से अल्कोहल लेकर के
उबालते हैं तो ये बार बार प्रक्रिया अपनाने से, गर्म करने से, उबालने से पत्ती में से सारे क्लोरोफिल जो है अलग हो जाते हैं। अब इस पत्ती को हम क्या करते हैं, एक पात्र में, पेट्री डिश में पानी से बार बार धोते हैं ताकि पत्ती की सतह पर अल्कोहल ना रहे। इस पत्ती को इसके ऊपर रख देते हैं और इसमें आयोडीन का घोल 2-4 बूंद डाल देते हैं। डालने के पश्चात थोड़ी देर पश्चात हम ये देखते हैं कि पत्ती में जहां जहां क्लोरोफिल था वहां इस प्रकार से बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं, और जहां जहां कोई धब्बा नहीं बना है इसका मतलब यहाँ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं हुआ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती की समस्त कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। जहां क्लोरोफिल होते हैं वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बनता है।